बहुत सारी चर्चाएं हैं आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज, क्योंकि चुनाव मतदान हो रहा है। तो आपकी वो कौन सी 5 बड़ी बातें हैं, चाहे फिर वो बंगाल के लिए हो, तमिलनाडु के लिए हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं? जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। और सभी मतदाताओं से, चाहे वो तमिलनाडु में हो या वेस्ट बंगाल में हो, प्लीज राइट टू वोट, आपका हक है, इस पे आगे आइए। और 19% वोट अभी तक हो चुके हैं वेस्ट बंगाल में। वो शायद ये दिखाता है कि कितने जागरूक हैं आज के मतदाता, और वो किस तरह से एक भीड़ के तरह अपना आगे वोट देने आ रहे हैं। भाजपा का स्टैंड साफ है। भाजपा चाहे तमिलनाडु में बोले, चाहे वो वेस्ट बंगाल में बोले, सबसे बड़ी बात जो वेस्ट बंगाल में नारी शक्ति का स्टैंड सबसे बड़ा, सेफ्टी, वो आप सभी ने देखा। जब वो आरएस मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड इशू हुआ तो 5-5 दिन तक कैसे नारी शक्ति नीचे जमीन पर उन्होंने लड़ाई लड़ी। हम बात इस पे ही नहीं सिर्फ कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बात कर रहे हैं। यूथ को जो अनएम्प्लॉयड करके रख रखा है, चाहे भर्ती घोटाला के अंदर उनका स्कैम जो सामने आया, कोयला घोटाला है, कानून व्यवस्था जो उनकी फेलियर है, विकास और वोट के जो चोरी ये लोग करते हैं उसके बेसिस है। सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी, इसका फंक्शन, इसको किस तरीके से इन्होंने काबू किया। आज इसकी लड़ाई है इन 2 फेजों में। वेस्ट बंगाल दिखाएगा कि आप सत्ताधारी जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी के ऊपर आप हथिया नहीं सकते। शिक्षा का भ्रष्टाचार जो इन लोगों ने करके दिखाया, एक ही वर्ग को जो ये बार बार लेकर आते हैं और उनको फायदा कराने की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है इन्फ्लेटेटर्स। एसआईआर ने ये बात प्रूव करी, 27 लाख लोगों को जो इन्फ्लेटेटर्स थे, जो बाहर से आए हैं। अनुजा जी, एसआईआर की तो मसला ऐसा है, एसआईआर को लेकर तो क्या है, क्लैरिटी है नहीं। आप सत्ता में आएंगे अगर, तो आपके ऊपर सबसे पहला सवाल यही होगा कि एसआईआर में चीजें सही तरीके से नहीं हुई, या और आसान भाषा में एसआईआर में समय नहीं दिया गया, और इस बीच में जो वोट कटे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कुछ ऐसे वोट कटे हैं जिनका वोटिंग राइट होना चाहिए था, लेकिन समय के कम होने के चलते क्लैरिटी नहीं आई। तो आप पे ये तो आरोप रहेगा, इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप रहेगा। क्योंकि मैं दिनेश सिंह जी आपसे समझूंगी कि अगर चुनाव देखिए, चुनाव किन बेसिस पे जीता जाता है। पिछले कई लंबे समय से विपक्ष एक ही बात कह रहा है, इलेक्शन कमीशन को लेकर के वो क्लैरिटी नहीं देते, और खास तौर पे एसआईआर जब से आया है तब से यही आरोप है बीजेपी के कि वो उसी माध्यम से चुनाव जीतता है। देखिए जी, क्लियर तरीके से जब आदमी को चुनाव लड़ना नहीं आता तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाने काम करता है। अदरवाइज देखिए, जैसे अब बंगाल की बातचीत है तो बंगाल में जैसे कि अब एसआईआर को लेके मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुद्दा किस चीज़ का बनाने काम करेंगे। जैसे इससे पहले जैसे कि इसको लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन जैसे कि इसकी सुनवाई की बातचीत थी, तो जस्टिस बागची और जैसे कि जस्टिस सूर्यकांत, मेरे ख्याल से ये इनकी उसमें जो खंडपीठ थी उसने सुनवाई की थी। और उससे पहले बैटरी ऑफ लॉयर्स यानी कि ले लेके 1-1 दर्जन जो वकील है वो जाया करते थे। लेकिन जिस दिन फाइनल सुनवाई थी तो उस दिन ये मान के चले कि करीब कम जो लॉयर्स थे और शायद 40 मिनट में सारी बहस जो निपट गई थी। उससे पहले जैसे कि एक बार जैसे कि प्रोटेस्ट बहुत भारी किया गया था पार्लियामेंट सीट के ऊपर, और उस टाइम संसद चल रहा था, तो उस टाइम पे भी मान के चले कि सारे जो अपना पूरा ये बटालियन लेकर के राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो पार्टी थी वो लेकर के बाहर सिर्फ शोर मचाते रहे, लेकिन अंदर जब इलेक्शन कमीशन इनको बुलाया तो अंदर जाकर के कोई बातचीत करने का काम नहीं किया। उन्होंने बताया क्योंकि जैसे किसी जगह कोई प्रोटेस्ट लेकर जाता भी है तो वहाँ पुरानी बात है। मसला ये है कि एसआईआर में अभी बहुत सारा काम था, किसी के वोट कट गए, वो लोग पीआईएल दर्ज कराने, तमाम बातों में ये नजर आया कि कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हक मारा गया जो जिनको वोट करना चाहिए था 2026 के बंगाल चुनाव में। देखिए, उसके बारे में सुनवाई करने को लेकर के, जैसे कि जो अभी जो हिंसा हुई थी मालदा में, तो उसमें सुनवाई करने को लेकर के थे करीब 60 लाख वोटर्स की सुनवाई चल रही थी, और उनको लेकर के मेजोरिटी जो था, जैसे उन्होंने बताया, टीएमसी साहब बताया था कि ये तब तक पूरा नहीं कर में 6 तारीख तक का उसका टाइम था, लेकिन क्लियर किया था कि उस टाइम तक 47 लाख से उनको क्लियर कर दिया था, कुछ बचते थे, और बाकी भी जो अगर जैसे विचाराधीन है तो उनको क्लियर करके देंगे ऐसे। और हमेशा देखिए, कानून का रास्ता अख्तियार करके रखना चाहिए, हिंसा से किसी चीज़ का कभी भला होने का काम नहीं होता उसे। और दूसरा किसी भी तरीके जैसे कुछ भी हो चाहे, लेकिन का रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए, और थोड़ा क्लैरिटी का भी, और सबको साथ लेकर भी चला जाए। अगर कभी सर्वदलीय बैठक की मांग हो तो होनी चाहिए, अगर एसआईआर में कोई कंफ्यूजन है तो उस पर भी बात होनी चाहिए। विश्वेंद्र कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, विश्वेंद्र जी, आप ये बताइए कि तमिलनाडु का जिक्र कर लेते हैं, आज वहां पर भी 234 सीटों पर चुनाव है। तमिलनाडु में देखिए बहुत बड़ी खाई, अगर भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से खुद को ये बार बार प्रूव करने पर लगी है कि वो दक्षिण की भी पार्टी है, अगर इस बार वहां का दरवाजा अच्छे से नहीं खुलता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये सेटबैक होगा?
और अगर खुल जाता है तो ये एक बहुत बड़ा जीत का परचम होगा, ठीक वैसे ही जैसे शायद दिल्ली 27 साल बाद जीते थे, ये उससे भी बड़ी जीत होगी। बिल्कुल अदिति जी, वहाँ अगर द्वार खुलता है भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत बड़ी जीत होगी और बहुत बड़े रास्ते खुल जाएंगे। और अगर खुलता है तो क्या वजह मानी जाएगी? खुलने की वजह कई है, क्योंकि लगातार जो यहाँ दिल्ली में और तमिलनाडु में भेदभाव का एक माहौल बनाया जाता है कि दिल्ली से है ये और ये तमिलनाडु है, तो उसका एक मैसेज आता है, दूरी बनाई हुई है, तो वो खत्म हो जाएगी। वो होनी भी चाहिए क्योंकि तमिलनाडु भारत का हिस्सा है, भले वो साउथ में है पर भारत का हिस्सा है, और वो वहाँ तमिलनाडु और दिल्ली पर विश्वेंद्र जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो भारत का हिस्सा है, नहीं है, लेकिन तमिल काशी संगमम की बात बीजेपी लगातार करती आई है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से उस खाई को खत्म करने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, बिल्कुल प्रयास कर रही है। लेकिन क्या है कि कई वहाँ के जो नेता हैं, चाहे वो आज मुख्यमंत्री स्टालिन जी हो, तो वो प्रयास करते हैं कि दिल्ली को दूरी दिखाओ और जनता को भ्रमित करो, ये प्रयास किया जाता है। ये माहौल वहाँ पर है आज। इसका मतलब बीजेपी कन्विंस नहीं कर पा रही है वहाँ की पब्लिक को। मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो आप अभी वो जो बिल आए थे, तीनों बिल जिसमें नारी शक्ति वंदन बिल था, उसी में थे डिलिमिटेशन का, उसमें मैसेज देने की कोशिश की कि साउथ में सीट घट जाएगी, जबकि नहीं घट रही थी। तो ये कोशिश की जाती साउथ और नॉर्थ इंडिया अलग है। विश्वेंद्र जी, अब आप क्या है कि चुनाव वाले दिन ऐसी बात करेंगे, तो मैसेज देने की कोशिश नहीं थी, बिल के अंदर लिखा ही नहीं था कि 50% देंगे, इसलिए नहीं गया मैसेज। नहीं, जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कहा तो मैसेज चला गया। हाउस के चलते उन्होंने कहा 1 घंटे का टाइम दो, आपको प्रूफ के साथ देंगे, मेरे पास कॉपी रखी है, मैं उसको सब में बटवा दूंगा मेंबर में। ये अमित शाह जी ने कहा हाउस के चलते, मैं हाउस में ठीक है। संजय कृष्णा जी, हाउस में कहना इंपॉर्टेंट है या बिल के अंदर होना? हाउस में कहना इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन बिल के अंदर होना भी तो इंपॉर्टेंट है। बिल के अंदर भी डालने की बात हुई। 1 घंटे का समय इसलिए तो मांगा था कि आपको जिन पे ऑब्जेक्शन है और जो संशोधन आप चाहते हैं वो मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं संशोधन करा देता हूं, फिर तो आप ये बिल पास करा दीजिए। पर उन्होंने उसके लिए हामी नहीं भरी, जिसका खामियाजा हुआ कि बिल औंधे मुंह गिर गया। तो देखिए, साउथ में जो हम कहते हैं कि साउथ में सिर्फ तमिलनाडु एक स्टेट नहीं है, कर्नाटक और आंध्रा में भी बीजेपी ने अपनी जगह बना ली है, सरकार भी बना ली है। तो ऐसा नहीं है कि साउथ में बीजेपी का प्रेजेंस नहीं है। तमिलनाडु इकलौता साउथ का राज्य नहीं है, ना केरला है। तो साउथ में बीजेपी की प्रेजेंस अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तमिलनाडु में भी वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बढ़ा है, आने वाले समय में सीटों में भी आपको दिखाई देगा। तो अभी क्या है कि तमिलनाडु की राजनीति तो बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है हमेशा से। AIADMK और DMK के बीच में जो एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, दोनों एक दूसरे के साथ जो लगे रहते हैं और जो वो उनका खेल है एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी का, वो किसी से छुपा थोड़ी है। हम तो मुझे लगता है 2001 से या उससे भी पहले से ये लड़ाई चल रही है, जब से जयललिता और करुणानिधि की लड़ाई चल रही है, वो आज तक कंटिन्यू है। उन दोनों के बीच में किसी और को वहां पैर रखने की जगह कहां मिली है? तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल दोनों डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया के। बीजेपी ने भी AIADMK का सपोर्ट लेकर वहां की जमीन पे खुद को जगह बनाने की कोशिश की, और AIADMK को भी पता है कि सत्ता में आना है तो बीजेपी के लिए बहुत सारी जरूरत है।